वेलकम टू बायोलॉजिक्स वंस अगेन एंड वेलकम टू CSIR सीरीज़ 2020। तो ये जो सीरीज़ का जो ये जो वीडियो है ये है थर्ड पार्ट ऑफ एंजाइम, और हम एंजाइम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। क्या? एक तो उसका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, और एंजाइम कैसे काम करता है, ठीक है, एंजाइम का मैकेनिज़्म क्या है, और दूसरे पार्ट में हमने डिस्कस किया था एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में, है ना, जिसमें हमने मैकलिस मेंटेन इक्वेशन, मैकलिस मेंटेन कांस्टेंट, टर्नओवर नंबर और कैटालिटिक एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो क्योंकि अब आपको एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया है, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स जो कि एंजाइम काइनेटिक्स में यूज़ होते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स को स्टडी करने के लिए, है ना, मेज़र करने के लिए। तो सबसे पहले जो आपने कर्व पढ़ा था वो पढ़ा था आपने ये रेक्टेंगुलर हाइपरबॉलिक सिग्मॉइड कर्व, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इस कर्व को अपने सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन किया था कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो V क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है ना। स्टार्टिंग में क्या होता है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाएंगे, है ना, तो क्या होगा, एंजाइम जितना होगा सारा यूटिलाइज हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। एक टाइम के बाद क्या होगा कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो सैचुरेट हो जाएगी, उससे ज़्यादा मैक्सिमम से ज़्यादा वेलोसिटी नहीं जाएगी, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी सैचुरेट हो जाएगी। तो ये मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया था, अब वहाँ जाके उसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हम लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि लाइन वीवर बर्ग प्लॉट क्यों आया, है ना, और हम उसको क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, उसका मतलब क्या है और उससे हम क्या, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि इस वाले ग्राफ से, इस वाले प्लॉट से आप क्या क्या मेज़र कर सकते हो, है ना। तो पहली चीज़ आप क्या मेज़र कर सकते हो, आपको कुछ चीज़ें तो आपको पहले से ही पता है, जैसे कि टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि आपका खुद का रिएक्शन है ना, तो आपको पता है कि आप कितना एंजाइम यूज़ कर रहे हो, कितना सबस्ट्रेट यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आपको टोटल एंजाइम पता होगा और आपको सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पता होगा, और आपको इनिशियल वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, लेकिन बाद में जाके वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं अगर आपको सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पता है। चलिए, यहाँ तक तो आपको पता है, ठीक है। तो इसका ड्रॉबैक क्या है, इस वाले ग्राफ का ड्रॉबैक सिर्फ एक ये है कि हम यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी पता नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब इसका ड्रॉबैक सामने आया कि हम इस वाले ग्राफ से मैक्सिमम वेलोसिटी पता नहीं कर सकते, तब जाकर एक और ग्राफ सामने आया, एक और प्लॉट सामने आया, उसको बोलते हैं लाइन वीवर बर्ग प्लॉट, ठीक है। और लाइन वीवर बर्ग प्लॉट ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर दिया। ये जो प्रॉब्लम थी ना कि Vmax हम इस प्लॉट से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मेज़र नहीं कर सकते, बट लाइन वीवर बर्ग प्लॉट से हम अब Vmax भी कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि आपको अभी किसी भी चीज़ की डिटेल में नहीं जाना है, आपको सब कुछ समझना है CSIR के अकॉर्डिंग, है ना। और जितनी मैं चीज़ें बता रहा हूँ उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती, ठीक है, तो आपको वो चीज़ें ध्यान से समझनी है, ठीक। तो अब लाइन वीवर बर्ग प्लॉट क्या है, इसको आप बोलते हो डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, ठीक है, इसको डबल रेसिप्रोकल प्लॉट भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको डिराइव किया गया है इस वाले इसके इक्वेशन से, रेक्टेंगुलर हाइपरबॉलिक सिग्मॉइड कर्व के इक्वेशन से, जो कि मैकलिस मेंटेन इक्वेशन था। वो क्या था? वो था V = Vmax इंटू सबस्ट्रेट अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन से ही लाइन वीवर बर्ग प्लॉट का इक्वेशन डिराइव किया गया है। तो वो कैसे किया गया? जैसे इसका नाम है डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, तो क्या किया गया कि इस वाले इक्वेशन को दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया गया, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/v, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो Km प्लस S ऊपर चला जाएगा, Km प्लस S, और Vmax इंटू S नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल कर दिया। अब रेसिप्रोकल करने के बाद अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये तो ऐसे ही रहेगा, इनको हम अलग कर सकते हैं, है ना। जब ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर सेम होता है, कॉमन होता है, और ऊपर क्वांटिटीज़ प्लस या माइनस में होती है, तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे इसके नीचे हम इस पूरे न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को ले आएंगे, और इसके नीचे हम इस पूरे डिनोमिनेटर को ले आएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 1/v = Km डिवाइडेड बाय Vmax इंटू सबस्ट्रेट प्लस सबस्ट्रेट अपॉन
वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट, ये कॉमन था तो ये दोनों के नीचे आ गया, ठीक है, और इसको हमने सेपरेट कर दिया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा और अच्छे से सेपरेट करेंगे तो कैसा हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, के एम अपॉन वी मैक्स, के अपॉन वी मैक्स, ये सबस्ट्रेट अब 1 बाय सबस्ट्रेट, ये इंटू में है तो हमने यहाँ पे कर दिया इंटू 1 अपॉन सबस्ट्रेट, प्लस सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट कट गया है ना, बचा 1 बाय वी मैक्स, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया, ठीक, 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू के एम अपॉन वी मैक्स इंटू 1 बाय सबस्ट्रेट प्लस 1 अपॉन वी मैक्स। यहाँ तक समझ में आया आपको। चलिए, अब आपने ये इक्वेशन मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी क्या, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा 11th-12th में, ठीक है। तो यहाँ पे जो m होता है वो होता है आपका स्लोप, ठीक है, और c होता है आपका इंटरसेप्ट, ये x रिप्रेजेंट करता है आपके x एक्सिस को और y रिप्रेजेंट करता है आपके y एक्सिस को। तो जब हम प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आप एक बार समझ लीजिए कि स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है ना। y एक्सिस तो आपको पता ही है क्या होता है, x एक्सिस आपको पता है क्या होता है, ठीक है। स्लोप क्या होता है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो लाइन जो एंगल बनाता है ना x एक्सिस के साथ, ये इसको आप बोलते हो स्लोप, ठीक है। तो स्लोप को हमने m से डिनोट किया है, ठीक है, और जहाँ पे ये वाला लाइन क्रॉस करता है y एक्सिस को, उसको बोलते हो इंटरसेप्ट, ठीक है, तो उसको हम डिनोट किया है c से। ये चीज़ समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने इस वाले इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी को कंपेयर किया अपने लाइन वीवर बर्क प्लॉट के इक्वेशन से। तो यहाँ से y को हमने मान लिया 1 बाय वी, m को मान लिया के एम बाय वी मैक्स, x को मान लिया 1 बाय सबसेट, प्लस 1 अपॉन वी मैक्स को मान लिया c। तो अब इनकी वैल्यूज़ आप यहाँ पे देखिए क्या होगा, m जो कि स्लोप है, स्लोप, तो यहाँ पे स्लोप हो जाएगा आपका के एम बाय वी मैक्स, है ना, और इंटरसेप्ट हो जाएगा आपका इंटरसेप्ट 1 बाय वी मैक्स, ठीक है। x एक्सिस आपको पता ही है और y एक्सिस आपको पता है, y एक्सिस पे क्या है आपका 1 बाय वी और x एक्सिस पे आपका 1 बाय s, 1 बाय सबस्ट्रेट, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि आप इस प्लॉट के हेल्प से एक्यूरेट वैल्यू को आइडेंटिफाई मेज़र कर सकते हैं। कौन कौन सी वैल्यूज़, के एम और वी मैक्स, यहाँ पे देख रहे हो आप के एम बाय वी मैक्स, आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे, इस वाले पॉइंट को आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, और ये पॉइंट किसको डिटरमाइन करता है, 1 बाय वी मैक्स, तो यहाँ से आप 1 बाय वी मैक्स निकाल सकते हो, है ना, और इस पॉइंट से आप के एम की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, के एम की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप एक्यूरेटली के एम और वी मैक्स को कैलकुलेट कर सकते हो। यही है लाइन वीवर बर्क प्लॉट का एडवांटेज। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। एक तो आपको इन ग्राफ्स का ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ध्यान में रखना है। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबॉलिक सिग्मॉइड कर्व में ग्राफ कैसे बनता है, v वर्सेस s, v वर्सेस 1 बाय s, 1 बाय v वर्सेस s, या 1 बाय v वर्सेस 1 बाय s रेक्टेंगुलर हाइपरबॉलिक सिग्मॉइड कर्व में। तो आपको अगर ध्यान रहेगा कि ये v बाय s बनता है तो आप सही आंसर लगा देंगे, है ना। इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा सकता है कि इसमें किसके वर्सेस कौन सा ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद तो इसका एडवांटेज मैंने आपको बता दिया। तो इसमें आप के एम की वैल्यू और वी मैक्स की वैल्यू आसानी से एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आप इस वाले प्लॉट में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये इसका एडवांटेज था, ठीक है। तो ये किससे डिराइव हुआ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबॉलिक सिग्मॉइड कर्व से। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये इसका रेसिप्रोकल करने के बाद डिराइव हुआ, ठीक। उसके बाद तीसरा प्लॉट जो आता है वो है आपका हेंस वोल्फ प्लॉट, ठीक है। तो ये वाला जो प्लॉट है ये डिराइव हुआ आपका लाइन वीवर बर्क प्लॉट से, ठीक है। तो आप सीक्वेंस समझते जाइए। लाइन वीवर बर्क प्लॉट आपका डिराइव हुआ था मिकाइलिस मेंटन इक्वेशन से, ये वाली इक्वेशन से, है ना। इसका ग्राफ ये था। और हेंस वोल्फ प्लॉट आपका डिराइव हुआ है लाइन वीवर बर्क प्लॉट से। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो आपको तो मेन जो इम्पोर्टेंट दो प्लॉट्स हैं वो आपका
एक तो ये है लाइनवीवर बर्क प्लॉट और हाइपरबोलिक सिग्मोइड कर्व, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये प्लॉट्स के बारे में भी समझना है। ये कुछ नहीं है, ये बाद में अलग अलग पैरामीटर्स को मेज़र करने के लिए नए नए प्लॉट्स को डिराइव किया गया है ना। तो ये वाला क्या है, हेंस वोल्फ प्लॉट। इसमें क्या किया गया, ये जो लाइनवीवर बर्क प्लॉट है, इसमें दोनों तरफ सबस्ट्रेट से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। आप देख रहे हो, इसमें सबस्ट्रेट से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और इधर भी सबस्ट्रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे भी सबस्ट्रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो ये इस टाइप का इक्वेशन आ जाएगा आपके सामने। सबस्ट्रेट अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट प्लस के एम अपॉन वी मैक्स। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि यहाँ पे आपका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा सबस्ट्रेट अपॉन वी वर्सेस सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है, सबस्ट्रेट, और वाई एक्सिस पे क्या है, सबस्ट्रेट अपॉन वी। तो आप अब इसको याद रखेंगे, इस वाले आपको एक्चुअली क्या करना है, सारे के सारे प्लॉट्स जो भी हैं उसका एक तो आपको इक्वेशन याद रखना है, ठीक है। इक्वेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। और वाई एक्सिस पे कौन सा है और एक्स एक्सिस पे कौन सा क्वांटिटी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंपेयर कर लीजिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो y क्या हो जाएगा आपका, सबस्ट्रेट अपॉन v, सबस्ट्रेट अपॉन v, m जो कि स्लोप है, स्लोप क्या हो जाएगा 1 अपॉन वी मैक्स, स्लोप 1 अपॉन वी मैक्स, ठीक है। x हो जाएगा आपका सबस्ट्रेट, x हो जाएगा आपका सबस्ट्रेट, और c हो जाएगा आपका के एम अपॉन वी मैक्स। c क्या है, इंटरसेप्ट, के एम अपॉन वी मैक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप इस वाले प्लॉट से भी आप के एम की वैल्यू और वी मैक्स की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर हम बात करें कि आप किस किस की वैल्यूज़ एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भी आप किसकी वैल्यू कर सकते हो, के एम की और वी मैक्स की। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हेंस वोल्फ प्लॉट। अब जो लास्ट प्लॉट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एडी हॉफस्टी प्लॉट। इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, इसमें आप बस आपको याद रखना है क्या, कि ये इसका एक्स एक्सिस पे क्या रहता है और एक्स एक्सिस पे क्या रहता है और वाई एक्सिस पे क्या रहता है। तो इसका एक्स एक्सिस पे जो होता है वो होता है वी अपॉन एस, और वाई एक्सिस पे होता है आपका वी, ठीक है। और यहाँ से आप क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हो, वी मैक्स कर सकते हो, ठीक है, और वी मैक्स के साथ आप के एम भी कर सकते हो, है ना। तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर आपने वी मैक्स कर लिया कैलकुलेट, ठीक है, और के एम कैलकुलेट कर लिया, तो आप इस वाले प्लॉट से या हेंस वोल्फ प्लॉट से अगर आपने के एम कैलकुलेट कर लिया और वी मैक्स कैलकुलेट कर लिया, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, टर्नओवर नंबर निकाल सकते हो, है ना, कैटालिटिक एफिशिएंसी निकाल सकते हो। इसीलिए ये तीनों ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आपको वी मैक्स कैलकुलेट करना हो, के एम कैलकुलेट करना हो, कैटालिटिक एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी हो, टर्नओवर नंबर कैलकुलेट करना हो। तो लाइनवीवर बर्क प्लॉट, हेंस वोल्फ प्लॉट और एडी हॉफस्टी प्लॉट तब ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों, अगर आपको वी मैक्स पता है, ठीक है ना, और आपको के एम पता है, ध्यान से समझिए, वी मैक्स पता है और के एम पता है, तो अब आप क्या निकाल सकते हैं, टर्नओवर निकाल सकते हैं। टर्नओवर नंबर, क्यों, टर्नओवर नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, वी मैक्स अपॉन ई टी। तो इन ग्राफ्स के हेल्प से आपने वी मैक्स निकाल लिया, और ई टी आपको पहले से पता है क्योंकि आप रिएक्शन करवा रहे हो, तो कुछ वैल्यूज़ आपको पहले से पता है, टोटल एंजाइम आपने कितना लिया आपको पहले से पता है, और वी मैक्स आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, तो आप टर्नओवर नंबर निकाल सकते हो, राइट। तो इसीलिए ये ग्राफ्स इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइनवीवर बर्क प्लॉट इंपॉर्टेंट होता है, हेंस वोल्फ प्लॉट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और एडी हॉफस्टी प्लॉट। तो एडी हॉफस्टी में आपको ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना, CSR के अकॉर्डिंग आपको एक तो इसका एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, ठीक है। इसके दो फॉर्म होते हैं, इसको अगर आप उल्टा कर देंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिवर्स कर देंगे, अगर वाई एक्सिस ऊपर चला जाएगा, एक्सिस नीचे, तो यहाँ पे v अपॉन एस इधर आ गया वाई एक्सिस पे, और v आ गया एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे सिचुएशन उल्टी हो जाएगी, वी मैक्स अपॉन के एम ऊपर और वी मैक्स आ जाएगा आपका नीचे, ठीक है। और स्लोप जो यहाँ पे माइनस के एम था, वो स्लोप हो जाएगा आपका -1 अपॉन के एम। तो ये आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी इसमें, ठीक है। मेनली ये वाला याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें एक दूसरे से ही डिराइव हुई हैं, तो याद करने में, समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉट्स जो कि एंजाइम काइनेटिक्स में यूज़ किए जाते हैं अलग अलग पैरामीटर्स को
मेज़र करने के लिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम एंजाइम इनहिबिशन पढ़ने के लिए। वहाँ पे हम एंजाइम इनहिबिशन पढ़ेंगे और समझेंगे कि Km कब इंक्रीज़ होता है, Vmax कब डिक्रीज़ होता है या कब कांस्टेंट रहता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्लॉट्स, है ना। कौन कौन से प्लॉट, लाइन-वीवर बर्क प्लॉट या सिग्मॉइड कर्व प्लॉट, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम एंजाइम इनहिबिशन के बारे में, है ना। तो जो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं वो होते हैं आपके दो टाइप के, एक होता है इरिवर्सिबल, दूसरा होता है रिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के बीच में आपको डिफरेंस तो अच्छे से पता ही होगा, है ना। इरिवर्सिबल क्या होता है कि इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि जो रिएक्शन एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली गई तो वो वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ सकती, वो होता है इरिवर्सिबल, है ना। और वो इरिवर्सिबल रिएक्शन कब होती है, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में कोवेलेंट बाइंडिंग हो, है ना। आपको पता है कि कोवेलेंट बाइंडिंग कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग, है ना। तो एक बार जब बॉन्ड बन गए कोवेलेंट बॉन्ड तो वो टूटने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए वो रिएक्शन होते हैं इरिवर्सिबल, वापस नहीं आ सकता वो रिएक्शन अगर एक बार हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में आ सकता है, और वो पॉसिबल कब होता है, जब आपका नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग हो किसके बीच में, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में, वीक इंटरेक्शन हो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में, है ना। जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, राइट, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग, तब वो एंजाइम क्या होती, रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अब रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन ये आपके होते हैं तीन टाइप के, और वही हमको पढ़ने हैं, वही हमको याद रखने हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो कौन कौन से हैं, पहला है आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दूसरा है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और तीसरा है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पहला है, ठीक है। उसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आप सबसे पहले ये समझिए कि कंपटीशन का मतलब क्या है कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कंपटीशन हो रहा है। मतलब कि एंजाइम पे जो कैटालिटिक साइट है, जो बाइंडिंग साइट है, वो कॉमन है दोनों के लिए, किसके लिए, इनहिबिटर के लिए भी और सबस्ट्रेट के लिए भी। मतलब एक ही साइट पे इनहिबिटर भी बाइंड करेगा और सबस्ट्रेट भी बाइंड करेगा, है ना। तो एंजाइम पे सबस्ट्रेट भी बाइंड कर सकता है और इनहिबिटर भी, है ना। तो अगर इनहिबिटर प्रेजेंट नहीं होगा तब तो नॉर्मल ये वाली रिएक्शन चलेगी, लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपका इनहिबिटर। तो इनहिबिटर एंजाइम के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बना लेगा, कैसा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, है ना, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। और एक बार जब इनहिबिटर एंजाइम पे बाइंड हो गया उसी के साइट पे जहाँ पे सबस्ट्रेट को बाइंड होना था, तो कोई रिएक्शन होगी नहीं क्योंकि साइट तो फ्री है ही नहीं, है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि इसमें Km क्यों इंक्रीज़ होता है और Vmax क्यों कांस्टेंट रहता है, इसका कंसेप्ट ध्यान से समझना आप। अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि एंजाइम और इनहिबिटर जब प्रेजेंट है उस रिएक्शन में तो क्या होगा, वो सबस्ट्रेट को बाइंड होने नहीं देगा। समझ रहे हो इस चीज़ को, सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने दे रहा इनहिबिटर। क्यों, क्योंकि इनहिबिटर उसी साइड पे जाके बाइंड हो रहा है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होगा। समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। तो जब जब इनहिबिटर प्रेजेंट है उस रिएक्शन में तो वहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होगा नहीं। अब जब सबस्ट्रेट बाइंड होगा नहीं तो इसका मतलब क्या है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में डिसोसिएशन होगा बहुत ज़्यादा, है ना। एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे, करीब नहीं आ पाएंगे, इसलिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा। डिसोसिएशन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट विल बी मोर, ठीक है। तो आपको पता है कि जब डिसोसिएशन ज़्यादा होता है तो उसका मतलब क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब Kd ज़्यादा होता है तो मैंने आपको बताया था Km भी ज़्यादा होगा, है ना। सेकंड पार्ट में बताया था एंजाइम के, अच्छे से याद होगा आपको। Kd अगर ज़्यादा होगा तो Km भी ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए यहाँ पे Km हो जाता है आपका ज़्यादा, ठीक है। अब Km को तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। डिसोसिएशन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट विल बी इंक्रीज, देयरफॉर Kd इंक्रीज एंड Km विल आल्सो बी इंक्रीज। अब चलते हैं Vmax पे कि ये क्यों कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो मान लिया कि चलो इनहिबिटर प्रेजेंट है, तो अब हम क्या करेंगे कि वहाँ पे और ज़्यादा सबस्ट्रेट डालेंगे, है ना, ज़्यादा सबस्ट्रेट डालेंगे, जिससे क्या होगा कि इनहिबिटर जब कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना, जहाँ पे जो चीज़ थोड़ी वीक पड़ रही है उसको बढ़ा दो, है ना। तो
तो यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या कम पड़ रहा है, तो उसको बढ़ा दो ताकि इनहिबिटर बाइंड ना हो पाए। ज़्यादा सबस्ट्रेट रहेगा, मतलब मान लो कि 5 मॉलिक्यूल ही हैं, देयर आर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ इनहिबिटर ओनली, और वहाँ पे आपने बढ़ा दिए 100 मॉलिक्यूल डाल दिए सबस्ट्रेट के, तो अब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होगी बाइंड करने की, सबस्ट्रेट की। तो अगर हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो रिएक्शन उसी रेट पे होगी जिस रेट पे पहले होनी थी, समझ रहे हो इस चीज़ को। इसीलिए जो वी मैक्स होता है वो होता है आपका कांस्टेंट, है ना। तो के एम तब ही इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा जब बात आएगी अफिनिटी की बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, है ना। और यहाँ पे हम के एम क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में एफिनिटी कम हो रही थी। लेकिन अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो उसी रेट पे आपका रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए वी मैक्स जो होता है वो आपका हमेशा कांस्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। तो अब आप यहाँ पे कर्व में देख लीजिए, ये है आपका सिग्मॉइड कर्व, ये है आपका विदाउट इनहिबिटर, जो ब्लैक वाला आप देख रहे हो कर्व विदाउट इनहिबिटर, ठीक है। तो उसका वी मैक्स ये रहा। जब आपने इनहिबिटर डाल दिया तो उस इनहिबिटर डालने के बाद क्या होगा कि उसका कर्व कुछ इस टाइप से होगा, मतलब वो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन तो करेगा, समझ रहे हो, लेकिन उसका जो के एम होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, समझ रहे हो। सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, तब जाके उसी मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाएगा। जब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो के एम की वैल्यू देख रहे हो थोड़ा सा बढ़ गया एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस के एम की वैल्यू। के एम इसमें इंक्रीज़ होगा और सब मैक्सिमम वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो जो कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ कि क्यों के एम इंक्रीज़ होगा, क्यों वी मैक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, उसको आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अब चलते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की तरफ। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि जो इनहिबिटर होता है उसकी एफिनिटी होती है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ, ना कि एंजाइम फ्री एंजाइम के साथ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर की एफिनिटी किसके साथ रहती है, फ्री एंजाइम के साथ। लेकिन अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर की एफिनिटी किसके साथ रहती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ, ठीक है। तो जब ये चीज़ों आप ध्यान रखोगे तो बाकी सारी चीज़ें आपको हमेशा क्लियर रहेंगी, कंसेप्ट हमेशा क्लियर रहेंगे, ठीक है। चलिए तो अब आप यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, हमको ये पता है कि इनहिबिटर की जो अफिनिटी है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ है। तो जब हम इस रिएक्शन में इनहिबिटर डालेंगे तो क्या होगा, इनहिबिटर किसके साथ बाइंड करने की कोशिश करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स के साथ, है ना। तो इनहिबिटर ऐड करने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्यों, वो एक तरीके से इंड्यूस कर देगा फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि ये बाइंड करना चाहता है सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स के साथ, ना कि फ्री एंजाइम के साथ। इसलिए ये दोनों जल्दी से जल्दी ये बनाएंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो रेट कैसा होगा, रेट कैसा होगा आपका, बढ़ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे सॉरी रेट नहीं, तो रेट नहीं बढ़ेगा, मतलब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बनेगा। तो ज़्यादा कब बनेगा, जब इनके बीच में अफिनिटी ज़्यादा होगी। तो जब इनहिबिटर ऐड करने की वजह से क्या होगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में एफिनिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो एफिनिटी बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है, एसोसिएशन बढ़ रहा है, मतलब डिसोसिएशन कम हो रहा है, केडी कम हो रहा है ना। केडी कम हो रहा है मतलब क्या कम हो रहा है, केएम कम हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे केएम की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। समझ में आ रहा है ये चीज़, वेरी गुड। चलो केएम तो समझ में आ गया। अब वी मैक्स क्यों डिक्रीज़ हो रहा है बताता हूँ। देखो फाइनल आपका प्रोडक्ट इस वाले स्टेप पे बनता है ना, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होता है आपका फ्री प्रोडक्ट और फ्री एंजाइम में, है ना। तो अब यहाँ पे आप देखो कि जो इनहिबिटर है वो इसी कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर जा रहा है ना। तो रेट ऑफ कन्वर्जन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो स्टेप होता है वो होता है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप K2। तो क्योंकि इनहिबिटर इस कॉम्प्लेक्स के साथ ज़्यादा बाइंड करेगा तो इससे ये कन्वर्ट बहुत स्लो होगा, इसलिए वी मैक्स क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अब आपको समझ में आया Km क्यों डिक्रीज़ होगा और वी मैक्स क्यों डिक्रीज़ होगा, है ना। तो इनहिबिटर बाइंड्स टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स
Therefore, in the presence of inhibitor, there will be high formation of enzyme substrate complex, right? Therefore, affinity between enzyme and substrate will increase, and therefore Kd will decrease, and therefore Km will also be decrease. समझ में आई चीज़? चलिए, तो यहाँ पे ये बता दिया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी डिक्रीज. समझ में आ गया? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी डिक्रीज, इसलिए मैक्सिमम वेलोसिटी भी डिक्रीज़ कर जाएगी. समझ में आ रही चीज़? आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों चीज़ें इसमें क्यों डिक्रीज़ होती है. ठीक है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं. ये है आपका सिग्मॉइड कर्व, ठीक है ना. ये है आपका विदाउट इनहिबिटर ब्लैक वाला, यहाँ पे देख रहे हो Vmax, और ये है आपका विद इनहिबिटर. तो जब हमने इनहिबिटर ऐड किया तो Vmax तो डिक्रीज़ हो गया और साथ साथ Km भी डिक्रीज़ हो गया. पहले Km यहाँ पे था और दूसरा Km इधर आ गया. समझ रहे हो इस चीज़ को? लाइन वीवर बर्क प्लॉट की बात करें तो यहाँ पे देखो आप, Vmax इधर है, ठीक है, और Vmax जब हमने इनहिबिटर ऐड किया तो Vmax डिक्रीज़ हो गया, ऊपर चला गया. ऊपर जाने से आप कंफ्यूज मत होना कि ये बढ़ रहा है. यहाँ पे आप ये देखिए वैल्यू क्या है, रेसिप्रोकल में है, 1/v है, तो मतलब ऊपर जाएगा तो वैल्यू कम हो रही है, नीचे आएगा तो वैल्यू बढ़ रही है. उल्टा हो जाता है ना, रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है. और Km देखिए, Km क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है जब हमने इनहिबिटर ऐड किया. तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि Km कब डिक्रीज़ होता है, Vmax कब डिक्रीज़ होता है ना. अब यहाँ पे आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्राफ्स हैं उनको ध्यान में रखना है, ठीक है. आपको ग्राफ देख के समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से इनहिबिशन की बात हो रही है, ठीक है. अगर ये वाला ग्राफ आया है तो आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि इसमें Vmax डिक्रीज़ हो रहा है, राइट, Km भी डिक्रीज़ हो रहा है. अच्छा, तो इसका मतलब ये अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात कर रहा है. इसमें भी Vmax डिक्रीज़ हो रहा है, Km डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब ये अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है. यहाँ पे भी आप देख के समझ जाना चाहिए आपको कि ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात हो रही है. समझ में आ रही है चीज़? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं अपने नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की. तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मतलब देर इज़ नो कॉम्पिटिशन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट. देर इज़ नो कॉम्पिटिशन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, ठीक है. तो क्या होगा कि जो यहाँ पे क्या होता है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, यहाँ पे क्या होता है, अब आपको पता है कि एंजाइम में क्या होती है, एक बाइंडिंग साइट होती है ना, जहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाइंड होता है. तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि जो इनहिबिटर होता है ना, वो उस बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड होता ही नहीं जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है, वो दूसरी साइट पे बाइंड होता है. समझ रहे हो? जैसे कि आपका ये एंजाइम है, ठीक है, और यहाँ पे आपका आके सबस्ट्रेट बाइंड होता है, ठीक है, समझ रहे हो. लेकिन इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एंजाइम का दूसरा ही इनहिबिटर का दूसरा ही साइट होता है बाइंड होने का. मतलब ये सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट पे बाइंड ना होकर अपनी दूसरी बाइंडिंग साइट पे बाइंड होता है. समझ रहे हो? तो I binds to enzyme, मतलब inhibitor binds to enzyme at other than the catalytic site. Therefore, inhibitor can bind to both enzyme as well as enzyme substrate complex. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, क्योंकि इनहिबिटर दूसरे साइड पे बाइंड होता है ना, जहाँ पे सबस्ट्रेट नहीं होता बाइंड. तो अब इस प्रॉपर्टी के कारण इनहिबिटर जो होता है वो फ्री एंजाइम पे भी बाइंड कर सकता है. समझ रहे हो? और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में भी बाइंड हो सकता है. ये चीज़ समझ में आ रही है ना. फ्री एंजाइम पे भी बाइंड हो सकता है. क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट तो किसी और साइड पे बाइंड होगा, ठीक है. और एक ये दोनों का कॉम्प्लेक्स बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो वाली साइट अभी भी फ्री है जहाँ पे इनहिबिटर बाइंड हो सकता है ना. ये वाला, ये तो एंजाइम है, ठीक है. तो मतलब अगर जब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हुआ है, ये फ्री एंजाइम है, ये मान लीजिए फ्री एंजाइम है, तब भी यहाँ पे इनहिबिटर बाइंड हो सकता है, राइट. और एक बार एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है, फिर भी यहाँ पे इनहिबिटर बाइंड हो सकता है.
तो मतलब ये जो इस वाले केस में नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में इनहिबिटर दोनों स्टेप पे बाइंड हो सकता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये चीज़ समझ में आ रही है? बहुत बहुत बढ़िया। तो इससे क्या होता है कि कंपटीशन है ही नहीं सबस्ट्रेट के साथ यहाँ पे इनहिबिटर का। तो जब कंपटीशन ही नहीं है ना, तो सबस्ट्रेट और एंजाइम की अफिनिटी के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा, इनहिबिटर चाहे प्रेजेंट हो चाहे एब्सेंट हो, है ना। तो जब एफिनिटी ना बढ़ रही है ना घट रही है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ना बढ़ रहा है ना घट रहा है बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, तो क्या होगा, केडी ना बढ़ रही है ना घट रही, तो क्या होगा, केएम भी ना बढ़ेगा ना घटेगा। इसीलिए केएम क्या रहेगा आपका कांस्टेंट यहाँ पे। समझ में आई चीज़? वेरी गुड। तो केएम हमारा रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट। चलिए, एक चीज़ तो हमको क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ दिख रही है कि वी मैक्स हो जाएगा डिक्रीज़। तो भाई वी मैक्स क्यों डिक्रीज़ होगा? बहुत आसान है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इनहिबिटर है वो फ्री एंजाइम के साथ भी बाइंड हो सकता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ भी बाइंड हो सकता है ना। तो भाई दोनों जगह बाइंड हो रहा है ना। तो जब इनहिबिटर सिर्फ जब यहीं पे बाइंड हो रहा था तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को स्लो कर दे रहा था, है ना। तो जब ये दोनों जगह बाइंड होगा तो रेट ऑफ फॉर्मेशन तो और स्लो हो जाएगा, वी मैक्स तो डिक्रीज़ होगा ही होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, वी मैक्स डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनहिबिटर इस वाले स्टेप पे भी बाइंड होगा और इस वाले स्टेप पे भी बाइंड होगा, इसलिए प्रोडक्ट बनने का जो रेट होगा वो बहुत स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे बनेगा, बहुत धीरे बनेगा, वी मैक्स डिक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए वी मैक्स क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज़। तो जब इसका कर्व बनेगा तो इस टाइप से बनेगा कि ये है आपका इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर वी मैक्स, ठीक है। और जब आपने इनहिबिटर डाल दिया तो इसका रेड वाला आप देखिए, वी मैक्स आपका डिक्रीज़ हो गया, लेकिन केएम दोनों के टाइम पे कांस्टेंट है। समझ रहे हो? दोनों के टाइम पे केएम इज़ कांस्टेंट। लाइन वीवर बर्क प्लॉट की बात करोगे आप तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, वी मैक्स जब इनहिबिटर एब्सेंट है ब्लैक वाला तो यहाँ है, जब इनहिबिटर डाल दिया तो वी मैक्स ऊपर चला गया, मतलब डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। और केएम कांस्टेंट है दोनों में। तो ये चीज़ अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि केएम कब इंक्रीज़ होता है, क्यों इंक्रीज़ होता है, वी मैक्स कब इंक्रीज़ होता है, कब नहीं होता, कब कांस्टेंट रहता है। इसका रीज़न आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना। तो इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से रिपीट करके देखो अगर कोई भी डाउट है तो, है ना। आई होप कि क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली। चलिए, तो आज हमारा एंजाइम काइनेटिक, एंजाइम इनहिबिशन, है ना, एंजाइम के बारे में ऑलमोस्ट चीज़ें हमारी जो भी इम्पॉर्टेंट थी सी एस आई के लिए। वैसे तो एंजाइम बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम वो सारी चीज़ें कवर करें, है ना। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें अननेसेसरी भी हैं, है ना। तो जो इम्पॉर्टेंट थी, जहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, मैं वही कवर कर रहा हूँ, है ना। तो मेरे को एक टॉपिक और मिला जहाँ पे मैंने कई बार 1-2 क्वेश्चन देखे मैंने कुछ एग्ज़ाम्स में, और वो क्या है उसको भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। वो है बाई सबस्ट्रेट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। अभी तक हमने पढ़ा कि जब एक सबस्ट्रेट और एक एंजाइम के बीच में जब रिएक्शन होती है तो कैसा कंडीशन होता है ना। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब 2 सबस्ट्रेट हो, जब 2 सबस्ट्रेट और एक एंजाइम होगा तो किस टाइप का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। तो क्या होता है, आपको 3 टाइप की रिएक्शन देखने को मिलेगी इस केस में, ठीक है। तो हमने इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहला है कि पहले केस में टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और दूसरे केस में देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ टर्नरी कॉम्प्लेक्स। तो जहाँ पे टर्नरी कॉम्प्लेक्स होता है फॉर्म, वो रिएक्शन 2 टाइप की होती है। पहली होती है रैंडम रिएक्शन, दूसरी होती है सीक्वेंशियल रिएक्शन। अब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझेंगे, रैंडम रिएक्शन का मतलब क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक एंजाइम और 2 सबस्ट्रेट, है ना। तो रैंडम रिएक्शन का मतलब क्या है कि एंजाइम के साथ मान लीजिए 2 सबस्ट्रेट आपके, सबस्ट्रेट 1 और सबस्ट्रेट 2, है ना। तो एक एंजाइम के साथ दोनों में से कोई सा भी सबस्ट्रेट एट रैंडम बाइंड हो सकता है। मतलब पहले कोई सा भी बाइंड हो सकता है, बाद में कोई सा भी, कोई सीक्वेंस नहीं है। S1 भी बाइंड हो सकता है पहले और S2 भी, ठीक है। तो S1 भी बाइंड हो सकता है या S2, ठीक है, लेकिन दोनों बाइंड होंगे एक साथ, ठीक है। या तो ये पहले या ये पहले या ये बाद में या बाद में।
लेकिन ये तीनों मिलके बनाएंगे आपका टर्नरी कॉम्प्लेक्स, जो कि होगा ES1S2। समझ में आ गया आपको। उसके बाद ये बना देगा आपका फ्री एंजाइम प्लस फ्री प्रोडक्ट 1 प्लस फ्री प्रोडक्ट 2। तो इस टाइप से होता है आपका रैंडम रिएक्शन, ठीक है। फिर इसी वाले में एक और रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल। उसमें भी टर्नरी कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्म होता है, ठीक है। तो वो किस टाइप से होता है कि पहले एंजाइम आया, एंजाइम के साथ पहले सबस्ट्रेट 1 बाइंड होगा, ठीक है। उसके बाद बनेगा आपका ES1, ठीक है, समझ में आया। ये बन गया आपका बाइनरी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद आपका आएगा सबस्ट्रेट 2 और फिर बनेगा आपका ES1S2, मतलब टर्नरी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे भी टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है। उसके बाद आपका रिलीज़ हो जाएगा प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 और फ्री एंजाइम, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि टर्नरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बन रहा है ना। अब आप चलते हैं तीसरे रिएक्शन की तरफ, जहाँ पे टर्नरी कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम थोड़ा स्पेशल है, पिंग पोंग रिएक्शन। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अब आप यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये है आपका फ्री एंजाइम। इसमें क्या होता है कि एक एक करके सबस्ट्रेट आता है और एक एक करके प्रोडक्ट बनता है। तो एंजाइम के साथ पहले सबस्ट्रेट 1 आया और बन गया आपका बाइनरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे टर्नरी कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, तो बन गया ES1, ठीक है। उसके बाद इस S1 का प्रोडक्ट बन गया P1, एंजाइम फ्री हो गया, ठीक है। और जब प्रोडक्ट 1 बना तो प्रोडक्ट 1 रिलीज़ हो गया यहाँ से, ओके। और जब प्रोडक्ट 1 रिलीज़ हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा एंजाइम के कॉन्फर्मेशन में चेंज रहता है ना, क्योंकि इसको अभी दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होना है और इसको बाइंड होने के लिए ओरिजिनल एंजाइम का कॉन्फर्मेशन थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप का रिएक्शन होता है ये। तो प्रोडक्ट 1 यहाँ से रिलीज़ हो गया और इस एंजाइम का कॉन्फर्मेशन कुछ इस टाइप से हो गया कि अब यहाँ पे आके सबस्ट्रेट 2 बाइंड हो सकता है। तो जब सबस्ट्रेट 2 बाइंड हुआ तो फिर ये प्रोडक्ट 2 बन हो गया और फ्री एंजाइम रिलीज़ हो गया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, S1 का S2 से, प्रोडक्ट 1 का प्रोडक्ट 2 से, इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि पिंग पोंग रिएक्शन किसको बोलते हैं और टर्नरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनता है। और पिंग पोंग रिएक्शन में कभी भी टर्नरी कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, समझ में आई चीज़, ठीक है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि पहले S1 ही बाइंड हो, ठीक है। ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, S2 भी बाइंड हो सकता है, फिर S2 का प्रोडक्ट 2 बनने के बाद S1 बाइंड हो सकता है। ये तो हमने डिनोट किया है ना S1 S2, बट सबस्ट्रेट तो अलग अलग हो सकते हैं। ये तो हमने सिर्फ नेमिंग की है। मतलब कहने का ये है कि एक बार में एक सबस्ट्रेट बाइंड होता है, उसका प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट रिलीज़ होने के बाद दूसरा सबस्ट्रेट बाइंड होता है, फिर उसका प्रोडक्ट बनता है। तो ये चीज़ थी इसके बारे में। आज हमने क्या क्या कवर कर लिया इस वीडियो में, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉट्स, है ना, जहाँ से हम अलग अलग पैरामीटर्स को मेज़र कर सकते हैं, है ना। Km कौन से प्लॉट से मेज़र करेंगे, Vmax कौन से प्लॉट से मेज़र करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से पता चलेगी, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से पता चलेगा। तो हमने सारे प्लॉट्स को अच्छे से पढ़ लिया है। जो मैंने चीज़ें आपको बताई, आपको वो बस ध्यान रखनी है CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि मैंने बताया आपको, एक बार हम ये सीरीज़ पूरी ख़त्म कर लें, फिर हम कुछ चीज़ों को जो कि इम्पॉर्टेंट है और डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, उसको हम फिर आराम से डिटेल में एक एक टॉपिक को उठा के पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको फोकस होके CSIR की प्रिपरेशन करनी है, इसलिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप उतना तो ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके अलावा आपकी इच्छा है, आप चाहे जो भी पढ़िए, है ना, जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगता है, कहीं और से जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगता है, जो कोई और आपको इम्पॉर्टेंट बताता है, उसको भी कवर कर लीजिए। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आप 100% पढ़ के ही जाएंगे, वहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आज हम, ठीक है। तो आज एंजाइम ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है हमने इस सीरीज़ के लिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। जल्दी ही लेके आऊँगा उस टॉपिक पे वीडियो, है ना। और आप एंजाइम्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस सीरीज़ में पढ़ाई गई चीज़ों से मिल जाएंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी CSIR की प्रिपरेशन कर रहा है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
हैं।